हाय स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग की जो स्टडी है वो बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी कोर्स जो है वो पढ़ रहे हैं और आज हम चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ शुरू करेंगे। ये चैप्टर शुरू करेंगे। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हम जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हम जानदार चीज़ें भी देखते हैं और जो बेजान चीज़ें हैं वो भी देखते हैं। और फिर कि यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज़ इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। यहाँ पर एनसीईआरटी बुक कहता है कि आप ज़रूर हैरान हुए होंगे और आपने अपने आप से पूछा होगा ये सवाल कि वो कौन सी खसूसियात है, वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से एक जिस्म जो होता है, एक बॉडी होती है, वो लिविंग होती है। और व्हाट इज इट दैट अ नॉन लिविंग थिंग डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग हैज़। आपने ये भी सोचा होगा कि या फिर आपने इस तरह सोचा होगा कि वो कौन सी खसूसियात है लिविंग चीज़ों में, जानदारों में, जो खसूसियात बेजान चीज़ों में नहीं होती। आपने ज़रूर सोचा होगा जब आप अपने इर्द गिर्द जानदार और बेजानों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो फिर एनसीईआरटी बुक नेक्स्ट क्या कहता है कि द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एनसीईआरटी बुक कहता है कि फिर आपके जहन में ये आंसर आएगा कि जो लिविंग चीज़ें होती है, जो जानदार चीज़ें होती है, उनके बॉडी में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। या तो जानदार एक सेल का बना होता है या ज़्यादा सेल्स का बना होता है। और जाहिर है जो लिविंग थिंग्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनके सेल्स क्या होते हैं, फंक्शन कर रहे होते हैं और एक्टिव होते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो या तो एक सेल के बने होते हैं या एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं। तो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पर। तो ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और दे में भी मल्टी सेलुलर। सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सेल पर मुश्तमिल है, पूरा ऑर्गेनिज्म एक सेल पर मुश्तमिल है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे कि पैरामीशियम जो जिनस है, ग्रुप है, उसकी एक स्पीशीज जो है यहाँ पर ये डायग्राम में शो की गई है। while others like us composed of many cells are called multicellular organisms। और फिर जो हम जैसे हैं इंसानों की तरह जो ऑर्गेनिजम्स है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जिनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज अ सेल। फिर एनसीईआरटी बुक ने क्वेश्चन पूछा है कि सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये तो हमने पढ़ा कि जो सेल है ये लाइफ की इकाई है, ये लाइफ की यूनिट है। अब सेल को कैसे डिफाइन करेंगे, किस चीज़ को सेल कहेंगे और किस चीज़ को सेल नहीं कहेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ। फिर इसमें व्हाट इज अ सेल के आंसर में एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इनमें ये एबिलिटी होती है, जैसे कि पैरामीशियम की एक स्पीशीज है फॉर एग्जांपल, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इनकी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, ये अलग अपने लिए जिंदगी गुजार सकते हैं। फिर परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द सेल्स। एक ही सेल जो है ये अपने जो लाइफ है इनके तमाम काम करता है जो लाइफ जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि गैसियस एक्सचेंज हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। तो जितने भी ज़रूरी काम होते हैं लाइफ के सर्वाइवल के लिए, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक ही सेल तमाम काम कर सकते हैं। और एक सेल जो है उसको दूसरे अपनी तरह बहुत सारे सेल की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल मिलकर एक ही ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, यूनिसेलुलर जो होता है, इंडिविजुअल सेल जो होता है, वो सर्वाइव कर सकता है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ये एनसीईआरटी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया है, इसको समझने की कोशिश करें, इसकी वजाहत को देके। एनसीईआरटी बुक कहता है कि अगर एक फॉर एग्जांपल बॉडी है, एक चीज़ है जिसका लेवल सेल से कम है,
फॉर एग्जांपल उसका लेवल एक सेल जो है इससे क्या है, कम है, तो वो उसको आप लाइफ नहीं कह सकते, उस चीज़ को लिविंग नहीं कह सकते अगर उसका लेवल सेल से कम है। फॉर एग्जांपल अगर हम डीएनए को देखें तो डीएनए एक सेल के अंदर एक लिविंग चीज़ का हिस्सा तो है और उस सेल को लिविंग रखने में हेल्प करता है, लेकिन अगर डीएनए को सेपरेटली हम देखें सेल से बाहर तो ये नॉन लिविंग है, ये सर्वाइव बजाते खुद सर्वाइव, क्योंकि डीएनए का जो लेवल है वो सेल से क्या है, कम है। इस तरह अगर जो माइटोकॉन्ड्रियन है अगर आप इसको सेल से बाहर निकालेंगे तो फिर ये लिविंग आप इसको नहीं कह सकते। हाँ ये है अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल के अंदर होंगे तो फिर ये एक लिविंग सिस्टम का हिस्सा है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन अलैदा जो है सेपरेटली आप सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को लिविंग नहीं कह सकते। इसी तरह जो लाइसोसोम हो गया, इसी तरह जो न्यूक्लियस है, अगर आप पूरे न्यूक्लियस को बाहर निकालेंगे सेल को तो आप इस न्यूक्लियस को लिविंग नहीं कह सकते, क्योंकि न्यूक्लियस जो है इसका लेवल सेल से कम है। तो इसलिए हम जो सेल है इसको लाइफ का जो है यूनिट कहते हैं, क्योंकि जो सेल है इससे बिलो अगर किसी चीज़ का लेवल है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। वो ये सेल ही जो है कम से कम लेवल सेल का ही है जो सर्वाइव कर सकता है। Hence, cells is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. तो इसी वजह से सेल को जो है यूनिट कहा गया है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में सेल्स ही का किरदार होता है। जो सेल्स है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं और फिर यही सेल ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है फंक्शन करते हैं, वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। Anton von Leeuwenhoek first saw and described a live cell. जो ये साइंटिस्ट था इसने सबसे पहले, लियोनहुक जो था इसने सबसे पहले सेल को देखा माइक्रोस्कोप के थ्रू और इसने एक लिविंग सेल को क्या किया, डिस्क्राइब किया। फिर रॉबर्ट ब्राउन जो था लेटर उसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ये सेल के अंदर जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को किसने फिर डिस्कवर किया, ड्राफ्ट किया, इसको रॉबर्ट ब्राउन ने ड्राफ्ट किया। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट्स लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। अब एक सेल की डिटेल का हमें कैसे पता चला कि जब एक माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ तो उसके थ्रू हमने सेल को देखा। आज से फॉर एग्जांपल 3-4 सदी पहले हमने फिर सेल को देखा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब यही माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट आती गई और हमारे पास कई दहाइयाँ पहले ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हमने एक सेल के स्ट्रक्चर को बहुत ही ज़्यादा डिटेल से स्टडी किया। सो माइक्रोस्कोप ने जो है सेल की स्टडी को बहुत ही आसान बनाया। सेल थियरी, ये फिर आज के इसमें चैप्टर में सेल द यूनिट या द यूनिट ऑफ लाइफ में जो सेल थियरी, इसको देखे कि इन 1838 मैथियस श्लाइडन, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant. ये जो साइंटिस्ट था 1838 में श्लाइडन, ये जर्मन बॉटनिस्ट था, इसने प्लांट के जो है बहुत सारे प्लांट्स जो है इनको स्टडी किया इसने और फिर इनको ऑब्जर्व किया और इसने फिर ये देखा कि जितने भी प्लांट्स हैं ये मुख्तलिफ किस्म के सेल्स के बने हुए हैं और फिर ये जो सेल्स है प्लांट के बॉडी के अंदर क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं। सो ये चीज़ 1838 में जो श्लाइडन था जर्मन बॉटनिस्ट, इस चीज़ को स्टडी किया। एट अबाउट द सेम टाइम थॉडर श्वान इन 1839 अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स। फिर 1839 में, मींस 1838 के बहुत नज़दीक 1839 में दूसरा साइंटिस्ट था, थॉडर श्वान था, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, इसने भी मुख्तलिफ किस्म के एनिमल के सेल जो है स्टडी किए and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane.
ये श्वान ने ये डिस्कवर किया, रिपोर्ट किया कि हमारे पास जितने भी सेल है, हर सेल के गिर्द एक थिन मेम्ब्रेन मौजूद है, ये कहा। फिर बाद में इस मेम्ब्रेन को जाहिर है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया गया। ही आल्सो कंक्लूडेड based on his studies on plant tissues that the presence of cell wall is a unique characteristic of the plant cell। जो श्वान था इसने ये भी रिपोर्ट किया, स्टडी किया और ये कंक्लूड किया कि जब ये श्वान प्लांट टिश्यूज को डिस्कस स्टडी कर रहा था तो इसने देखा कि प्लांट जो सेल्स है इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल एक प्लांट सेल है तो उसके गिर्द जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गिर्द फिर क्या है, बाहर की तरफ ये सेल वॉल है। तो ये श्वान ने जो है डिस्कवर किया कि प्लांट सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गिर्द जो होता है सेल वॉल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्वान proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells। फिर ये जो स्टडी थी श्वान की, जो उसने एनिमल्स को टिश्यूज को और सेल्स को स्टडी किया और जो प्लांट के टिश्यूज है और सेल्स है इनको स्टडी किया, तो फिर श्वान ने क्या किया, अपने स्टडी के बेस पे हाइपोथेसिस प्रपोज किया और वो कह रहा था कि जो एनिमल्स और प्लांट की बॉडीज है ये किस चीज के बनी हुए हैं, ये सेल्स के बनी हुए हैं। प्लांट्स और जो एनिमल्स है इनके बॉडी सेल्स के बनी हुई है, प्लस सेल्स के जो प्रोडक्ट्स है उनके बनी हुई हैं। मतलब ये है कि अगर कोई प्लांट की बॉडी है या एक एनिमल की बॉडी है उसमें आपको सेल्स मिलेंगे और दूसरे जो इस सेल्स के प्रोडक्ट्स है वो इस बॉडी में मिलेंगे। ये श्वान ने फिर क्या किया, हाइपोथेसिस प्रपोज किया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। श्लाइडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थियरी। फिर जो श्लाइडन था और श्वान था इन्होंने इकट्ठे जो है फॉर्मुलेट किया, सेल थियरी को पेश किया इन्होंने। दिस थियरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। इस सेल थियरी का ड्रॉबैक ये था कि इसमें ये मेंशन नहीं था कि ये जो नए सेल्स है ये कैसे बनते हैं, जो न्यू सेल्स बनेंगे ये कैसे बनेंगे। तो ये जो ड्रॉबैक बयान की है ये एनसीईआरटी बुक ने बयान की है, उसमें इस तरह बयान किया गया है कि इस थियरी में, इनके सेल थियरी में कौन सा ड्रॉबैक था कि इन्होंने जो है ये डिस्कवर नहीं किया या ये रिपोर्ट नहीं किया कि नए सेल्स कैसे जो है बनते हैं। फिर जो है 1855 में रुडोल्फ वर्चो जो है इसने फर्स्ट एक्सप्लेन किया कि सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये जो रुडोल्फ वर्चो था इसने 1855 में ये एक्सप्लेन किया कि ये जो सेल्स है ये डिवाइड होते हैं। सेल्स जो है फॉर एग्जांपल एक सेल है तो ये दो में डिवाइड हो रहा है, तो सेल जो है डिवाइड हो रहे हैं। तो ये जो नए सेल आ गए हैं ये प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से मौजूद है उस सेल से आ गए हैं। और इसने जो है एक फ्रेज में, जो लैटिन फ्रेज है उसमें अपना जो ये उसने एक्सप्लेनेशन दी उसको एक फ्रेज में प्रेजेंट किया कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस मीन्स के ऑल, सेलुला मीन्स सेल, ई सेलुला मीन्स के ऑल सेल्स फ्रॉम सेल्स, कि जितने भी सेल्स आएंगे नए सेल्स वो पहले से जो मौजूद सेल है उनसे आएंगे। मीन्स जितनी भी सेल्स जो है फॉर एग्जांपल नए सेल्स बनेंगे वो जो प्री एग्जिस्टिंग है पहले से मौजूद सेल है उससे ये बनेंगे। तो ये वर्चो जो था 1855 में उसने ये एक्सप्लेन किया। He modified the hypothesis of Schleiden and Schwann to give the cell theory a final shape। जो वर्चो था उसने सेल थियरी को मॉडिफाई किया, जो सेल थियरी श्लाइडन और श्वान ने पेश की थी उसको इसने क्या किया, मॉडिफाई किया और जो सेल थियरी थी इसको एक फाइनल शेप दिया कि सेल थियरी एज अंडरस्टूड टुडे इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। कि अब जो लेटेस्ट मॉडिफाइड सेल थियरी है एनसीईआरटी बुक के मुताबिक कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल्स के बने हुए हैं और सेल्स के जो प्रोडक्ट है उनके बने हुए हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स है वो जो मौजूद है
वो पहले से मौजूद सेल से आए हुए हैं। सो आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को शुरू किया और कुछ जो है पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद फिर हमने एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने किया उसको डिस्कस किया कि व्हाट इज़ अ सेल। फिर इसके बाद जो सेल थियरी है उसको स्टडी किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।